कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि सर ये जो रेसिस्टर है वो तो करंट को रेसिस्ट करता है, रोकता है, तो फिर ये दोनों करंट सेम कैसे हो गए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रविराज श्री कृष्ण एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल दी एकेडमी प्लस, जहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हमने बात करी थी ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी हमने। एंड टुडे आज हम उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। द रेसिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ ए वायर इज 10 ohms if the resistivity of the material of the wire is 50 × 10⁻⁸ ohm meter. Find the area of cross section of the wire. So first we will write the given data, right? So what are the data is given here? The resistance is given, resistance is equal to 10 ohms per meter length, so length is also given, that is 1 meter. If the resistivity is also given, resistivity rho is equal to 50 × 10⁻⁸ ohm meter, and we have to find out area of cross section question mark. Now you must be knowing about the relationship between resistance and resistivity, right? So we can write, we know that R equals rho times L upon A. Therefore A equals to rho L by R is equal to, what is resistivity? It is 50 × 10⁻⁸ ohm meter multiplied by length, it is 1 meter, divided by resistance, it is 10 ohms, right? So here 10 5 is 50, ohm से ohm cancel होगा, right? So it is coming out to be 5 × 10⁻⁸ meter square. So this is our required area of cross section, right? Now let's move on to the another question. Now according to this question, how will be the resistance of a wire change if its diameter is doubled, its length remaining the same? चलिए बच्चों, आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, है ना? ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, है ना? चलिए, मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। How will the resistance of a wire change if its diameter is double but length remaining the same? तो चलिए हम दो वायर से ले लेते हैं, ठीक है? और जो सेकंड केस है हमारा, उसमें हम इसके डायमीटर को डबल कर देते हैं बट लेंथ विल रिमेन द सेम। लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया है। सपोज फर्स्ट वाले वायर का लेंथ L1 है, इसका रेसिस्टेंस R1 है। सेकंड वाले केस में लेंथ L2 है और रेसिस्टेंस R2 है। फर्स्ट वाले केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है और सेकंड में A2 है। तो मेरे बच्चों, ये मुझे ये बताइए, अगर आपने डायमीटर को चेंज किया है, आपको रिलेशनशिप पता होगा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बीच में, R इक्वल टू रो टाइम्स L बाई A। मुझे बताइए, हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया है, वायर वही है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द वायर को हमने चेंज नहीं किया, हमने किसको चेंज किया है? डायमीटर को, यानी हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया है। दैट मीन्स R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? और आपको पता है बच्चों, वायर में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया आपको पता है, दैट इज R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/π r², जहाँ r क्या है? वो वायर का रेडियस है। तो बच्चों, अगर मैं इस रेडियस को डायमीटर्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? R प्रोपोर्शनल टू 1/π एंड दिस विल बी d/2 होल स्क्वायर, और R विल बी प्रोपोर्शनल टू 4/π d²। सो हम ये कह सकते हैं कि R जो है फाइनली it is depending upon inversely proportional to d². Therefore R1 upon R2 will be equal to d1 upon d2 का
होल स्क्वायर। इट्स नॉट d1/d2, इट्स d2/t1 क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और r1/r2 इज इक्वल टू, डायमीटर को हमने डबल किया है, सो d2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स d1/d1 का होल स्क्वायर। d1 से d1 कैंसिल हो जाएगा, सो r1/r2 इज इक्वल टू व्हाट, 4, देयरफॉर r2 इक्वल्स टू व्हाट, r1/4। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है, नया रेसिस्टेंस है, वो ओरिजिनल रेसिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज, अ पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट अंटिल इट्स लेंथ इज डबल्ड, कंपेयर द न्यू रेसिस्टेंस विथ ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने एक पीस ऑफ वायर लिया है, उसको पुल किया है, और इतना पुल किया है उसकी लेंथ कितनी हो गई है, डबल हो गई है। तो चलिए हम 2 वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको पुल किया है, पुल करके इसके लेंथ को क्या कर दिया, हमने डबल कर दिया, ठीक है। अब लेट अस सपोज इस वाले वायर का लेंथ अगर L1 है और इसका एरिया A1 है, लेट अस सपोज दिस वायर का लेंथ L2 है और इसका एरिया कितना है, A2 है। फर्स्ट वाले का जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, और इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। मुझे बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे बताइए, क्या वायर की डेंसिटी चेंज हुई है, नहीं। क्या वायर का मास चेंज हुआ है, नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, दोनों ही केसेस में वॉल्यूम सेम होगा। और हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू शिफ्ट। सो इन दोनों केसेस में A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2, राइट। वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ चेंज करने से, है ना, जो वॉल्यूम है वायर का वो चेंज नहीं होता, दैट इज़ वाई वॉल्यूम इन बोथ द केसेस विल बी इक्वल। अच्छा, फर्स्ट एरिया क्या है, A1 इंटू लेंथ कितना है, L है, सपोज लेंथ कितना है, L है। सेकेंड में एरिया कितना है, A2। हमने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया है, सो दिस विल बी 2 ऑफ L। लेट अस सपोज दिस इज L1, दिस इज ट्वाइस ऑफ L1। तो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर A2 इक्वल टू A1/2। L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी हमारा जो नया एरिया होगा वो बेसिकली जो आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम निकालते हैं यहाँ से दी ओरिजिनल रेसिस्टेंस, दी ओरिजिनल रेसिस्टेंस, लेट अस से R1 इज इक्वल टू रो टाइम्स L1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू रो L1 डिवाइडेड बाई A1। तो चलिए तो ठीक है। नाउ द न्यू रेसिस्टेंस, नाउ द न्यू रेसिस्टेंस R2, let us suppose it will be equal to rho L2 by A2। अब यहाँ पर क्या है, रेसिस्टिविटी तो सेम होगी वायर की, है ना, हमने वायर को चेंज नहीं किया है, इज इक्वल टू रो, लेंथ चेंज हो गया है, दिस इज ट्वाइस ऑफ L1, है ना, हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है, डबल कर दिया है। और जो A2 है हमने क्या किया है, A1/2, यानी A2 दिस इज A1/2, राइट, इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो L1/A1, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो वैल्यू थी ये कितनी है, दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स R1, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1, राइट। यानी जो हमारा नया रेसिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेसिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। यानी हम ये देखने वाले हैं कि हम रेसिस्टर्स को कितने अलग अलग तरीक़ों से हम कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज। सो आप हेडिंग नोट कर लीजिए, रेसिस्टर्स इन सीरीज। चलिए इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू।
हमने क्या किया यहाँ पर दो रेसिस्टर्स लिए हैं और दोनों सीरीज में कनेक्ट किया है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों कि रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है? जब कभी भी दो रेसिस्टर्स को बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया जाता है एक के बाद एक, तो वो रेसिस्टर सीरीज में कहे जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेसिस्टर्स को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज इस बैटरी की स्ट्रेंथ कितनी है? V है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता होगा जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटी वाली लाइन है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। एंड लेट अस सपोज दिस इज रेसिस्टर R1 एंड दिस इज R2। अब अगर ये बैटरी है तो ये क्या करेगा? एक करंट प्रोवाइड करेगा इस सर्किट में, राइट? और आपको पता है करंट कैसे फ्लो होता है किसी सर्किट में? हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू द लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, राइट? तो ये करंट यहाँ पर आएगा और वापस नेगेटिव टर्मिनल पे यही वाले करंट फ्लो हो जाएंगे, राइट? तो चलिए बच्चों, रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब है? याद रखिएगा, जो करंट फ्लो होता है एक सीरीज सर्किट में दैट इज ऑलवेज सेम, राइट? दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू देयर सीरीज रेजिस्टर्स आर ऑलवेज सेम। यानी जो करंट इस R1 में फ्लो होगा वही करंट इस R2 में भी फ्लो होगा। कुछ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि सर ये जो रेसिस्टर है वो तो करंट को रेसिस्ट करता है, रोकता है, तो फिर ये दोनों करंट सेम कैसे हो गए? तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा बच्चों, है ना? यानी सीरीज सर्किट्स में करंट कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर करंट डिफरेंट होगा तो चार्जेस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों ये जो करंट है बेसिकली ये क्या है? ये क्या है बेसिकली? दिस करंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट? तो अगर हम ये मान के चले कि यहाँ से चार्जेस का फ्लो हो रहा है ना, तो सपोज हमें कुछ टाइम लगेगा इसको फ्लो कराने में, तो जो भी यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है और जो भी टाइम हमें लग रहा है उसी का रेशियो तो है करंट, राइट? अगर करंट की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा होगी तो चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे रेसिस्टर में ऐसी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि वो चार्ज को स्टोर कर ले, ठीक है? तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है? तो करंट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो बच्चों इन सीरीज सर्किट, you please note down, in series circuit current is always same, right? अच्छा, ये जो सीरीज सर्किट है बच्चों, आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो बैटरी लगा है इसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ V। और आपको पता है करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पोटेंशियल V है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मान लें, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से हमें ये करंट मिल रहा है। तो बच्चों एक्चुअली ये जो सर्किट है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। वो कैसे? वो देखिए कैसे। ये जो बैटरी V है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो V है, वो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हो रही है कुछ पोर्शंस R1 में और कुछ पोर्शन R2 में, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा किसी रेसिस्टर से तो वो वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। लेट अस सपोज इस वाले रेसिस्टर में जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो प्लस माइनस V1 हो रहा है और इस वाले रेसिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है? प्लस माइनस V2 हो रहा है। आपको पता है बच्चों करंट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए मैंने ये पोलैरिटी दिखाया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। आगे क्लासेज में जब आप जाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस पूरे क्लोज सर्किट में वोल्टेज का जो भी समेशन है, अलजेब्रिक सम है, वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सर्किट में जो भी वोल्टेज का राइज हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो ये हमारी जो बैटरी है, ये जो पोटेंशियल V दे रही है, ये हमारा एक्चुअली क्या है? ये वोल्टेज को राइज कर रहा है ना? ये क्या है बेसिकली? दिस इज वोल्टेज राइज, राइट? दिस इज वोल्टेज राइज। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये क्या है? दीज आर वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है? तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने ये क्यों लिखा है। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं चाहूँ इस सर्किट को तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों रेसिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से।
तो चलिए अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और हमने यहाँ क्या लिख दिया, आर इक्विवेलेंट। करंट आई फ्लो हो रहा था, मैं लिख देता हूँ, एंड दिस इज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, दैट इज वी। तो चलिए बताइए ये जो V है, V की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर मैं V लिखना चाहूँ तो हम ओम्स लॉ यूज़ करके लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो हमने क्या लिख दिया, V की वैल्यू को I इंटू आर इक्विवेलेंट। नाउ दिस V1 क्या होगा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप यानी ओम्स लॉ हम यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। करंट तो सेम होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम I को यहाँ से कॉमन ले लें, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर से भी I को कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। I से I कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, यानी अगर हम दो रेसिस्टर्स को सीरीज में लगा रहे हैं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा दैट इज व्हाट, R1 प्लस R2। एंड सपोज आपके पास इन रेसिस्टेंस लगे हो तो क्या हो जाएगा, हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू आर इन तक, ठीक है। सो दिस इज आवर जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, करेक्ट। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज़ का एक जनरलाइज रिजल्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होती है, बट वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, जनरली डिफरेंट होता है। लाइक सपोज यहाँ V1 और V2 है, सीरीज सर्किट है, तो V1 और V2 की वैल्यू, हाँ एक एक्सेप्शन केस है, अगर ये दोनों रेसिस्टर्स की वैल्यू अगर आप सेम कर दें तब तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, बट जनरली क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर पॉइंट लिखा कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं जनरली वोल्टेज इज डिफरेंट इन सीरीज सर्किट, राइट, इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में आपने क्या देखा, करंट तो सेम होता है बट जनरली वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि सीरीज सर्किट में जो हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला है आर इक्विवेलेंट, दिस विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, यानी ये जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है ना, इनसे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी किसकी, आर इक्विवेलेंट की। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि जब हम सीरीज सर्किट्स में रेसिस्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है, दैट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, राइट। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम देख लेते हैं रेसिस्टर्स इन पैरेलल, और हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज हमारा एक रेसिस्टर है and this is R1 and this is R2. Why they are in parallel? क्योंकि देखिए मैंने क्या किया है, पहले वाले रेसिस्टर्स के दोनों एंड को दूसरे वाले रेसिस्टर के दोनों एंड से कनेक्ट कर दिए, यानी कि जब एंड टू एंड कनेक्शन होगा तो वो पैरेलल में कहे जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस बैटरी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, लेट अस सपोज V है, this is the positive terminal and this is the negative terminal of the battery. Now this battery will provide some amount of current, right? Current will always start flowing from the positive end of the battery to the negative end of the battery. अब ये करंट यहाँ पहुँचेगा and this is what, this is called node or a junction point. This is what, this is node or junction point. क्या मतलब है इसका बच्चों, आप याद रखिएगा, whenever more than 2 branches meet, यानी जब 2 से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मीट करते हैं तो वहाँ पर एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ जंक्शन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर करंट का होता है डिवीजन, राइट। तो ये करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इस नोड पर आने के बाद करंट को 2 एक्स्ट्रा पाथ मिल गए फ्लो करने के लिए सर्किट के थ्रू।
पहला I1 है, दूसरा I2 है। तो अब यहाँ पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, लेट अस सपोज दिस इज V1, और यहाँ भी वोल्टेज का कुछ ड्रॉप होगा, लेट अस सपोज V2, और यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये करंट कंबाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा I1 प्लस I2, राइट। तो आप मुझे बताइए दिस I1 प्लस I2 इज व्हाट, I। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो आपका रेसिस्टर्स इन पैरेलल है, इसमें हमें KCL का कॉन्सेप्ट मिलता है। KCL का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि द समेशन ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स एट ए पर्टिकुलर नोड। यानी जहाँ पर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, आप वहाँ पर देखिए कि कितने सारे करंट्स इनकमिंग है और कितने सारे करंट्स आउटगोइंग है। तो हियर यू कैन सी दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आया यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन voltages across the resistors are always same, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, जैसे हमने देखा था सीरीज सर्किट में करंट सेम होता था, वैसे ही पैरेलल सर्किट में वोल्टेजेस आर ऑलवेज सेम, है ना। ये वोल्टेज जो है वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। करंट डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। पैरेलल सर्किट में जो करंट होगा इन दोनों रेसिस्टेंस में वो क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, सेम कब होगा, अगर हम इन दोनों रेसिस्टेंस को इक्वल कर दें, अगर इन दोनों रेसिस्टेंस को इक्वल कर दें तो जो करंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो सेम हो जाएगा। तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस है, बट जनरली पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली current is different, generally current is different in parallel circuit, ठीक है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, क्या मैं इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टर्स क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाऊँ तो इन दोनों रेसिस्टर्स के बदले मैं एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट ले सकता हूँ। दिस इज़ आवर बैटरी V, दिस इज़ प्लस एंड माइनस, एंड दिस इज़ आवर करंट I। तो आप मुझे बता सकते हैं I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इस इक्वेशन को एक्सपैंड करता हूँ। इस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मुझे बताइए बच्चों, I की वैल्यू हमने क्या रखा है यहाँ पे, दिस इज V अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट, इज इक्वल टू I1 क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1, सो दिस इज V1 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितना है इसका, R1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई R2। जैसा कि मैंने आपको बताया, चूँकि ये पैरेलल में है, सो V1 विल बी इक्वल टू व्हाट, V2, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आवर battery potential. So V1 equal to V2 is equal to V. So now V upon R equivalent. So here I can replace V1 and V2 as V. So हम V को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा R1 1 प्लस R1 1 अपॉन R2, V से V कैंसिल हो जाएगा। So this is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. And let us suppose if there are n resistors connected in parallel. So what will happen, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस 1 अपॉन Rn। सो दिस इज द जनरलाइज फार्मूला, दिस वन इज द जनरलाइज फार्मूला फॉर द n रेसिस्टर्स टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो रेसिस्टेंस इन पैरेलल से हम निकाल सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि ये जो हमारा R इक्विवेलेंट आया है पैरेलल रेसिस्टर के केस में, इसकी वैल्यू इट विल बी लेस देन ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, राइट। जैसा कि हमने सीरीज में क्या देखा था, रेसिस्टेंस इन सीरीज में हमने क्या देखा था कि जो हमारा जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा थी, बट रेसिस्टेंस इन पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के सामने आ रहा है उसकी वैल्यू कम होगी, लेस होगी एज कम्पेयर टू ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स।